चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय, जिसका नाम है अनपान विधिम अध्याय, का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्याय आहार द्रव्यों के गुण कर्मों को बताने के लिए ही कहा गया है। इस अध्याय के अंतर्गत आहार द्रव्यों को 12 वर्गों में बांटा गया है और अभी तक हम 9 वर्गों का अध्ययन कर चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने अलग अलग प्रकार के दूध, यानी गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का, भेड़ का दूध और हथनी आदि के दूध के गुण कर्मों को जाना था और इसी के साथ दही, तक्र, मक्खन, लस्सी आदि सभी के गुण कर्म के विषय में हम जान चुके हैं। और अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। आज हम अगला वर्ग यानी 10वें वर्ग के अंतर्गत इक्षु यानी गन्ने और उससे बनने वाले और द्रव्यों के गुणकर्म को जानेंगे। इक्षु वर्ग के अंतर्गत सबसे पहले गन्ने के रस के गुण बताए जा रहे हैं। गन्ने के रस का सेवन भी 2 प्रकार से किया जाता है। पहला तो जब हम गन्ने को दांतों से चबाकर और फिर उसके रस को चूसते हैं तो उसके गुण अलग हैं, और अगर गन्ने का जूस किसी मशीन, चाहे वह कोल्हू है चाहे वह लोहे की मशीन है, उसके द्वारा निकाला जाता है तो वह गुणों में अलग हो जाता है। तो उन दोनों के ही गुण यहाँ पर कहे हैं। तो सबसे पहले जो दांतों से चूसे हुए ईख के रस के गुण कहे कि यह शुक्र कारक है, यानी ये शुक्र को उत्पन्न करने वाला, और वीर्य में शीत है यानी ये ठंडा होता है, और सर है यानी ये मल को लाने वाला है। तो जिन व्यक्तियों में विबंध रहता है उनके लिए यह हितकारी होगा, ये मल को लाने वाला होगा। और यह स्निग्ध है और मांसवर्धक है, तो जो व्यक्ति कृश है उनके लिए भी गन्ने का रस हितकारी होता है। और ये रस में मधुर है यानी मीठा है और कफ कारक होता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात कि गन्ने का रस कफ को बढ़ाएगा। तो जब कफ की वृद्धि हुई होती है उस समय गन्ने के रस का सेवन लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि ये कफ को बढ़ा देगा। इसीलिए कहते हैं कि जब जुकाम है या खांसी और श्वास रोग हो रहा है तो उस समय ये अधिक हितकारी नहीं होता है। तो उस दृष्टि से ये गुण कहे हैं। और यंत्र यानी कोल्हू से निकाला गया ईख का रस, अब इसके गुण क्या क्या है कि यह पीने पर विधायी होता है। विधायी का मतलब कि यह शरीर के अंदर जलन उत्पन्न करता है, मतलब एसिडिटी जैसा महसूस होगा। तो इस तरह के ये विकार उत्पन्न करेगा। तो दोनों में अंतर हुआ। मशीन के द्वारा रस निकाला जाएगा तो वो विधि अलग होने के कारण ही उसमें दबाव अलग होगा और उसके वो चीज़ें भी निकलेंगी जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो उस दृष्टि से ये विधायी होगा। और जब हम इसे दांतों से चबाकर और फिर चूसते हैं तो उस समय हमारी लार ग्रंथि भी इसमें काम करती है, तो स्लाइवा अधिक आता है। स्लाइवा मिलने से इसका पाचन इस तरह से होता है, यह विधायी नहीं होता है। तो इस तरह इन दोनों के सेवन में भिन्नता उत्पन्न होती है। ईख के 2 भेद बताए, उनमें पहला है पौंड्रक और दूसरा है वंशक। हालांकि आज गन्ने की कई किस्में उपलब्ध हैं और वो अपने गुण भी लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही किस्मों का नाम लिया, पौंड्रक और वंशक। और पौंड्रक के विषय में ये कहा कि यह ईख शीतलता और स्वच्छता और मधुरता, ये गुण उत्तम रूप से रहते हैं। यानी इसका रस शीत ठंडा होता है, स्वच्छ होता है और मधुर अधिक होता है। तो ये तुलना की है वंशक से, और ऐसा कहा कि सब ईख में से श्रेष्ठ पौंड्रक है और वंशक को उससे कम माना है। तो इस तरह यहाँ पर ये 2 गन्ने के भेद बताए हैं। ईख के रस के गुण कहने के पश्चात अब गुड़ के गुण कहे जा रहे हैं। और गुड़ का निर्माण ईख के रस से ही किया जाता है। यानी जब गन्ने के रस को पकाया जाता है और वो एक ठोस पदार्थ में बदल जाता है तो उस समय उसे गुड़ कहा जाता है। और गुड़ के गुण कहे कि सामान्यतः सभी ईखों से बनाया गया गुड़। अब यहाँ पर सामान्यतः शब्द कहा, यानी कि गुड़ सामान्यतः तो ईख के रस से ही बनाया जाता है, लेकिन कुछ और द्रव्यों से भी बनाया जाता है। तो यहाँ सामान्यतः कहा कि सभी ईखों से बनाया गया गुड़
अधिक रूप से कृमि, मज्जा, शोणित, मेदा और मांस को बढ़ाने वाला है। तो ये इन सभी को बढ़ाएगा। तो इसमें सबसे पहले कृमि कहा है, यानी अगर पेट में कीड़े हैं तो वो बढ़ सकता है। और इसके बाद मज्जा कहा, मज्जा मतलब जो हड्डियों के अंदर का पदार्थ है, जिसे हम बोन मैरो समझ सकते हैं, तो गुड़ के सेवन से वो भी बढ़ेगा। और शोणित मतलब रक्त, तो गुड़ के सेवन से रक्त की भी वृद्धि होती है। और मेधा और ये मांस को भी बढ़ाने वाला होगा। तो इस तरह इसके गुणों को जानकर हम जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उस जगह पे वैसा ही उसका प्रयोग किया जाएगा। अब निर्माण विधि के अनुसार ही 3 तरह का यहाँ गुड़ का है। मतलब जब गन्ने के रस को पकाया जाए और जितना रस था उससे अगर वो चौथाई हिस्सा बचता है तो वो अलग तरह का गुड़ होगा। और अगर हम रस को इतना पकाते हैं कि उसमें 1/3 हिस्सा बच जाए तो उसमें अलग गुण होगा। और इसी प्रकार जब वह आधा भाग शेष बचे तो वो अलग गुण वाला होगा। तो इस तरह कहने का मतलब ये कि जब रस को पकाया जाता है, अगर हम द्रव पदार्थ को हम अधिक सुखा देते हैं तो वो अधिक ठोस हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे कम करते हैं तो वो कुछ पतला होगा, उतना ठोस नहीं होगा। और इसी प्रकार अगर हम उसमें से आधा द्रव पदार्थ उड़ा देते हैं, मतलब पकाना कम है, तो वो अलग तरह का गुड़ बनेगा। तो इस तरह यहाँ पर तीनों के बारे में कहा है। तो यहाँ पर विशेषता जो लिखा गया है वो ये कि पकाते पकाते जब चतुर्थांश शेष बचे तो वह घन हो जाए, और दूसरा पकाने पर जब तृतीयांश शेष बचे और वह गाढ़ा हो जाए, और पकाने पर आधा भाग शेष रहे और वह गाढ़ा हो जाए। तो ये यथापूर्व भारी होते हैं, क्योंकि इनमें द्रव की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो उस समय जो पहले वाला होगा वो भारी होगा और जो बाद का होगा वो हल्का होगा। और इन तीनों का नाम ही शुद्र गुड़ है। और गुड़ बन जाने पर जब उसे साफ कर लिया जाता है तो वह अल्प दोषकारी होता है और वह धोत गुड़ होता है। यानी जब उसे साफ कर लिया तो उस गुड़ का नाम उन्होंने धोत कहा। इस प्रकार गुड़ को साफ करने के बाद भी जो गुण बताए गए हैं उसके पश्चात अब गुड़ से आगे और द्रव्य जो बनाए जाएंगे उनके गुणों को कहा गया है। गन्ने के रस को पकाकर गुड़ का निर्माण हुआ। गुड़ को अब और पकाया जाएगा तो उससे शक्कर बनेगी। फिर शक्कर को भी जब और पकाया जाएगा तो उससे शर्करा यानी चीनी का निर्माण किया जाएगा। लेकिन एक बारी फिर ये ध्यान देने वाली बात कि ये निर्माण में किसी भी तरह का कोई भी रासायनिक तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आजकल ये निर्माण विधि उतनी ठीक नहीं है, इसमें कई तरह के रासायनिक पदार्थों का मिश्रण किया जा रहा है। तो उस दृष्टि से वहाँ पर गुणों में भी अंतर है। तो यहाँ जो गुण कहे गए वो ये कि साफ किए गए गुड़ की अपेक्षा क्रमशः मतसंडिका, खांड, शर्करा यानी चीनी अधिक स्वच्छ यानी साफ होते हैं। और ईख के विकारों में जो गुड़ आदि जितने साफ होते हैं वे क्रमशः उतने ही अधिक शीत होते हैं। तो कहने का भाव ये कि गुड़ से अधिक मतसंडिका ठंडी होगी और इससे खांड ज़्यादा ठंडी है और खांड से फिर चीनी ज़्यादा ठंडी है। तो चीनी कहने का मतलब ये नहीं जो आज चीनी बाज़ार में उपलब्ध है, ये ध्यान देने वाली बात। और इसके पश्चात अब चीनी के गुण कहे जा रहे हैं। गुड़ से बनी हुई चीनी शुक्रवर्धक, कुछ स्नेह युक्त, तीक्ष्ण यानी उर्क्षत के रोगियों के लिए ये हितकारी होती है। अब गुड़ से बनाई हुई चीनी के पश्चात और तरह की चीनी का भी यहाँ गुण कहा गया है। एक पौधा जिसे यवासा भी कहा जाता है, दुरालभा भी कहते हैं और यवास भी कहते हैं, इससे भी चीनी बनाई जाती है। तो विशेषता इसके गुण कहे कि यह शर्करा रस में कषाय और मधुर और कुछ तिक्त रस वाली है। तो मतलब ये कुछ हल्का कड़वापन भी होगा और साथ में ये वीर्य में शीत होती है, मतलब ये भी ठंडी होती है।
अब इसके पश्चात मधु से बनने वाली शर्करा के गुण कहे गए हैं। मधु यानी शहद, शहद भी जम जाती है और जमने के बाद जो ठोस पदार्थ बनता है उसे शर्करा कहते हैं। ये कुछ दानेदार सा होता है। साधारणतः ऐसे कहते हैं कि जब शहद जम जाती है तो इसका मतलब ये कि वह ठीक नहीं है, मतलब उसमें कुछ किसी तरह की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शहद के भी कई भेद हैं, तो उनमें से कुछ भेद ऐसे होते हैं कि जिनको वो उसमें जम जाती है और फिर वो शर्करा के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इस शर्करा के गुण कहे कि यह रुक्ष होती है और ये वमन और अतिसार को दूर करती है और सूखे हुए कफ को या मलों को छेदन करने वाली होती है। तो इस तरह विशेष उस शर्करा के गुण बताए हैं। तो वो शर्करा का हमें प्रयोग करना है, बल्कि उसे बेकार समझकर नहीं छोड़ देना है। और इसके पश्चात अब सामान्यतः सभी प्रकार की चीनी, जो भी चीनी हम बनाई जाएगी, कुछ और माध्यम भी हैं जिनसे चीनी बनाई जाती है, जैसे कि चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। तो इस तरह कई और पौधे भी हैं। तो उनके विषय में ये कहा कि ये सभी प्रकार की चीनी तृष्णा को कम करने वाली है, यानी प्यास बुझाने वाली है। रक्तपित्त और दाह रोगों में ये प्रशस्त होती है, क्योंकि यह ठंडी होती है। तो इस तरह से इन गुणों को ये लिए हुए है। और अब आगे मधु के 4 भेद बताए हैं, यानी यहाँ पर शहद 4 प्रकार की बताई गई है, और वो है माक्षिक, भ्राम्र, शौद्र और पोतिक। ये 4 प्रकार की मधु की जातियाँ हैं, यानी यहाँ पर इनको बनाने वाली मक्खियाँ भी अलग तरह की हैं। तो इसमें पहला जो माक्षिक कहा, तो ये मधुमक्खी का नाम माक्षिका है। तो यह बड़ी साइज में होती है और ये जो शहद बनाएगी उसे माक्षिक कहेंगे। तो भ्राम्र मतलब इसकी मधुमक्खी भंवरे के तरह है, तो वो जो मधु का निर्माण करेगी उसे भ्रामर कहा जाएगा। इसी प्रकार अब आगे शौद्र के बारे में कहा, ये पीले रंग की मक्खी बताते हैं और ये साइज में छोटी होती है। इसका जो शहद होगा उसे शौद्र मधु कहा जाएगा। और जो चौथा पौतिक का है, ये भी पिंगल वर्ण की ही है मक्खी, लेकिन इसका साइज शौद्र से अधिक बड़ा है, लेकिन माक्षिक से छोटा है। तो इसके द्वारा बनाया गया मधु पौतिक कहलाएगा। लेकिन इनके चारों में अगर तुलना की जाए तो उसमें कहा कि इन धातुओं में माक्षिक मधु श्रेष्ठ होता है, तो माक्षिक को श्रेष्ठ कहा है। और भ्रामर मधु विशेष रूप से गुरु होता है, और माक्षिक तैल वर्ण का, पौतिक घृत वर्ण का यानी घी जैसा, और शौद्र कपिल वर्ण का यानी कुछ कालापन, और भ्राम्र श्वेत वर्ण का होता है। तो इस तरह से अगर हम ये जाने कि शहद यहाँ पर 4 रंग की भी कही है, पहले तेल जैसी, फिर घी जैसी, और कुछ कालापन लिए हुए, और सफ़ेद रंग की। तो इसमें से जो श्रेष्ठ है वो तेल के रंग जैसी, यानी माक्षिक मधु को श्रेष्ठ कहा गया है। अब मधु के सामान्य गुण कहे कि सभी मधु वातकारक, गुरु, वीर्य में शीतल, रक्तपित्त एवं कफ नाशक है, और संधान करने वाला, छेदन, रुक्ष और रस में कषाय एवं मधुर होता है। आयुर्वेद में मधु या शहद का बहुत प्रयोग किया जाता है। ये औषधियों के अनुपान में भी प्रयोग होता है, औषधियों के सहपान में भी प्रयोग होता है। तो इस दृष्टि से प्रत्येक आयुर्वेद को जानने वाले को मधु के गुण को अवश्य जानना होगा। मधु के बारे में ये कहा कि ये वात कारक है, यानी ये वायु को करने वाला है, वायु को बढ़ाएगा। तो उस दृष्टि से अगर रोगी वातज रोग का है तो उस समय मधु का प्रयोग नहीं कराना है। और यह गुरु है, यानी ये सुपाच्य नहीं है, और इसके सेवन के पश्चात शरीर में भारीपन आएगा, तो उस दृष्टि से इसका सेवन होना चाहिए। और ये वीर्य में शीतल है, ठंडी होती है, रक्त पित्त और कफ नाशक है, तो कफ का नाश करने वाली है और साथ पित्त को भी कम करने वाली है। तो पित्तज रोगों के लिए और कफश रोगों के लिए ये हितकारी है। तो इसीलिए इसे काश, श्वास आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। और विशेषतः अगर जुकाम है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। और यह संधान करना वाला भी है, यानी शरीर में कहीं पर भी कोई टूट फूट है तो उसको भी भरने के लिए
मधु का प्रयोग किया जा सकता है। और ये छेदन है, यानी ये कफ को निकालने वाली होगी, और रुक्ष है और रस में कषाय एवं मधुर होती है। तो विशेषता इसके ध्यान देने वाली बात। और अब मधु के सेवन विधि को भी कहा गया है, और ऐसा कहा कि गर्म किया हुआ मधु सेवन करने पर मृत्यु कारक होता है। यानी यहाँ ये ऐसा कहा है कि मधु को किसी भी तरह से गर्म नहीं करना चाहिए। और उसका कारण भी बताया है कि मधुमक्खियाँ विषैली होती हैं और विषैले पुष्पों से रसों का चयन कर मधु बनाती हैं। अतः विष से संबंधित मधु को गर्मी से पीड़ित जो भी व्यक्ति सेवन करता है वह उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। और मधु गुरु, रुक्ष, कषाय और शीत होता है, तो इसलिए अल्प मात्रा में सेवन करना लाभकारी होता है। तो मधु के सेवन से पूर्व ये अवश्य ध्यान देने वाली बात कि मधु को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। और आजकल इसे गर्म पानी में पीने का एक प्रचलन है, और दूसरा चाय में भी मधु को मिलाया जा रहा है। ये दोनों ही प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। और विशेषता यहाँ पर कारण भी बताया है, क्योंकि इसको बनाने वाली मधुमक्खियाँ विषैली होती हैं और यह किन फूलों से रस को एकत्रित कर रही हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि विषैले फूलों से भी ये रस को एकत्रित करके मधु का निर्माण करते हैं। तो अगर हम इसको गर्म करेंगे तो यह विषैला हो जाएगा। और यह विशेष ध्यान देने वाली बात कि कभी भी मधु को गर्म नहीं करना है और किसी भी गर्म द्रव्य में मधु को मिलाकर सेवन नहीं करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ तो कहा कि यह मृत्यु कारक होगा, तो एकदम मृत्यु नहीं भी होगी, लेकिन ये स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। और इसके पश्चात गुण कहे कि यह गुरु है और रुक्ष है। रुक्ष होने के कारण ये कफ को कम करता है, और ये कषाय है और शीत होता है, तो ये ठंडा है, और शीत होने के कारण ये पित्त को कम करता है। तो इस दृष्टि से ये पित्त और कफ विकारों के लिए लाभदायक है। और इसके पश्चात ये भी एक बात कही कि अल्प मात्रा में इसका प्रयोग करना होता है। अगर मधु का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाएगा तो भी वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो इसकी मात्रा का भी विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है। अब इसके पश्चात ये कहा कि अगर मधु का सेवन अधिक किया जाता है तो उससे क्या उपद्रव हो सकता है। तो उसमें कहा कि सेवन जन्य आम अजीर्ण से बढ़कर कोई भी अन्य अजीर्ण अधिक कष्टकारी नहीं होता है, क्योंकि यह उपकर्म यानी चिकित्सा के विरोधी होता है। जिस प्रकार विष सेवन से शीघ्र ही मृत्यु होती है, उसी प्रकार मधु सेवन जन्य आम अजीर्ण शीघ्र ही मनुष्य को मार डालता है। तो विशेषता ये कहा कि अगर मधु का सेवन अधिक किया गया या उचित रूप से नहीं किया गया तो यह आम अजीर्ण उत्पन्न करेगा। आम अजीर्ण का मतलब है कि डाइजेशन ठीक नहीं होगा, आहार रस नहीं बनेगा, और आहार रस उचित रूप में अगर नहीं बनेगा तो वो आम रस बन जाएगा, यानी उसमें आम कच्चापन उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह ये विकृति उत्पन्न होगी। और फिर इसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह चिकित्सा के भी विरुद्ध बैठता है। मधु के अजीर्ण से होने वाले रोग की चिकित्सा क्यों मुश्किल होती है उसका कारण भी बताया है। तो यहाँ कहा कि मधु सेवन जन्य आम अजीर्ण चिकित्सा में उष्ण विरुद्ध क्यों है। इस प्रश्न का समाधान ये है कि आम अजीर्ण में सभी चिकित्सा उष्ण की जाती है, और उष्ण चिकित्सा मधु के आम के विरुद्ध है, क्योंकि मधु के लिए शीत उपचार अनुकूल होता है। तो इसलिए मधु सेवन जन्य आम अजीर्ण भयंकर होता है और विष के समान शीघ्र ही मारक होता है। समझने वाली बात कि अगर मधु के सेवन के पश्चात अजीर्ण हुआ है और उसमें आम उपलब्ध है तो उसकी चिकित्सा हेतु हमें दो अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर अजीर्ण है तो उसके लिए जठराग्नि को बढ़ाना होता है, तो जठराग्नि को बढ़ाने के लिए उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना होगा। लेकिन ये वीर्य में उष्ण है
और उष्णवीर्य द्रव्यों का हम मधु सेवन के पश्चात प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने जाना कि मधु को हम ना तो गर्म कर सकते हैं और ना ही गर्म द्रव्यों के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उष्ण द्रव्यों का सेवन हितकारी नहीं होगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ना तो हम शीत द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शीत द्रव्यों का अगर प्रयोग करेंगे तो अजीर्ण बढ़ जाएगा, और अजीर्ण के लिए अगर हम उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों विपरीत अवस्था है, इसीलिए इसे चिकित्सा की दृष्टि से मुश्किल कहा गया है। अब आगे मधु के गुण और बताए जा रहे हैं कि अनेक प्रकार के द्रव्यों से मधु की उत्पत्ति होती है और इसलिए मधु उत्तम योगवाही होता है। तो सबसे पहले जानना है कि योगवाही किसे कहते हैं। योगवाही उन द्रव्यों को कहा जाता है जो योग का वाहन करता है। योग का मतलब जब इसके साथ किसी और द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा तो वो उसको शरीर में लेकर जाने वाला होगा, और शरीर में भी अलग अलग जगह पर जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने का काम ये योगवाही द्रव्य करते हैं। तो इस दृष्टि से मधु को योगवाही कहा है, और मधु योगवाही है इसीलिए आयुर्वेद में इसे अनुपान के रूप में और औषधियों के सहपान के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुपान का मतलब ये कहा जाता है कि ये दवाई लेनी है लेकिन इसके पश्चात मधु का सेवन करना है, और सहपान का मतलब है कि ऐसा कहते हैं कि मधु के साथ इसको मिलाकर सेवन करना है। जिस प्रकार उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि सीतोपलादी का चूर्ण अगर हमें सेवन करवाना है तो हम कहते हैं कि सीतोपलादी चूर्ण को मधु में मिलाकर उसे चाटना है। तो इस तरह ये सेवन विधि बताई। तो यहाँ पर ये योगवाही है, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। और ये मधु क्यों योगवाही है उसके लिए यह कहा कि यह अनेक प्रकार के द्रव्यों से मधु की उत्पत्ति होती है। अब अनेक प्रकार के द्रव्य मतलब कि हम अनेक फूल भी समझ सकते हैं और अनेक तरह के मधु द्रव्यों को भी समझ सकते हैं। यानी अगर वहाँ पर गुलाब के फूल है तो मधुमक्खी वहाँ गुलाब के फूलों से रस एकत्रित करेगी, लेकिन अगर वहाँ पे सूरजमुखी के फूल हैं तो वो वहाँ से रस एकत्रित कर रही है। और इसी प्रकार अगर वहाँ पे सरसों के फूल तो सरसों के फूल से वो रस ले रही है। लेकिन वहाँ पर कोई और अन्य मधुर द्रव्य पड़ा है, मान लो गुड़ पड़ा है या कोई फल पड़े हैं, तो उनसे भी वो मधुर रस एकत्रित करेगी और फिर वह मधु का निर्माण करेगी। तो इस तरह से अलग अलग द्रव्यों से रस एकत्रित होने के कारण मधु के गुणों में भी अंतर होता है, और मधु के अलग अलग रसों से निर्माण होने के कारण ही ये अलग अलग गुण वाला भी होता है, और अलग अलग गुण होने के कारण इसे योगवाही कहा जाता है। तो इस दृष्टि से मधु को योगवाही हम समझ सकते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। इस प्रकार मधु के गुण कहने के पश्चात ये कहा गया कि ईख के विकारों का प्राय जिसमें वर्णन है ऐसा यह 10वां वर्ग कहा गया है। अब यहाँ पर प्राय शब्द कहा, यानी यहाँ ईख गन्ने के रस के गुण कहे और फिर उससे बनने वाले गुड़, शक्कर आदि के गुणों को कहा, और साथ ही यहाँ पर मधु के गुण को भी कहा है। हालांकि मधु ईख से बनने वाला द्रव्य नहीं है, लेकिन ये मधुर द्रव्य है, इसीलिए इसका यहाँ पर गुण कहा गया है। तो यहाँ इस लाइन में प्राय शब्द भी इसीलिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार इस अध्याय का 10वां वर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। आने वाली कक्षा में हम अगला वर्ग, जिसे कृत अन्न वर्ग भी कहते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम कई तरह के आहार के विषयों में जानेंगे और इसमें निर्माण विधि के अनुसार इन द्रव्यों को कहा गया है। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि अर्दित रोग क्या है। अर्दित रोग हम कई बारी समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, और विशेषतः यह रोग चेहरे की मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने से उत्पन्न होता है, और आयुर्वेद की दृष्टि से इस रोग में वात प्रकोपित होता है, तब ये रोग उत्पन्न होता है। तो यह फेशियल पैरालिसिस भी हम इसे कह सकते हैं। तो सही उत्तर देने वाले आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि
किस ऋतु में दही का सेवन निषिद्ध है, यानी किस ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ आज सभी को सादर नमस्ते।